प्रणाम दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वे हमारे देश के मुखिया होते हैं और हमारे देश के पहले नागरिक भी वही होते हैं। और जैसे राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं, वैसे ही राज्य का पहला नागरिक या फिर कह लें कि जो राज्य का मुखिया होता है वो वहाँ का गवर्नर होता है और गवर्नर को राष्ट्रपति ही चुनकर भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो गवर्नर के पास हैं लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो आज हम उन्हीं शक्तियों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश पे। दोस्तों, अगर हम पहले प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की बात करें तो उनके पास कई सारी शक्तियां हैं जिनको हम अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में ज़्यादातर वो शक्तियाँ आती हैं जैसे कि किसी उच्च पद पर नियुक्ति करना। राष्ट्रपति कई सारे उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री या फिर बाकी का मंत्रिमंडल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी नियुक्तियाँ यानी कि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। वैसे ही कि लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव का मतलब जो कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं, तो उसमें भी हमें पता है दोस्तों कि जो हमारी संसद है, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और जो तीसरी चीज़ हमारी संसद का हिस्सा है वो स्वयं राष्ट्रपति हैं। तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के कोई भी हमारे देश का बिल कानून नहीं बन सकता। अगली आती है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मतलब कि रुपए पैसे से संबंधित। तो दोस्तों, जो हमारा बजट होता है देश का, उसको लोकसभा में पेश करने का जो आदेश होता है वो राष्ट्रपति ही देते हैं। इसके अलावा अगर हम जुडिशियल यानी न्याय से संबंधित शक्तियों की बात करें तो जो सबसे फेमस शक्ति है वो है कि मृत्यु दंड अगर किसी को मिला हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अगर मृत्यु दंड दे दिया हो तो एक राष्ट्रपति ही हैं जो उस इंसान को बचा सकते हैं और उसको क्षमा याचना दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हुआ हो यानी कि मिलिट्री अदालत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो उसमें भी राष्ट्रपति राहत दे सकते हैं। और डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर बात करें तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं दूसरे देशों के साथ, तो उसमें राष्ट्रपति के ही नाम का हस्ताक्षर किया जाता है और उन्हीं की तरफ से चीज़ों का आदान प्रदान होता है। और मिलिट्री यानी सैन्य शक्ति की बात करें तो तीनों सेनाएं जो हैं हमारी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों के जो मुखिया होते हैं वे राष्ट्रपति ही होते हैं। और इमरजेंसी तो हमें पता ही है कि आपातकाल की जो घोषणा होती है वे राष्ट्रपति ही करते हैं देश में। इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो कुछ ऐसी ही शक्तियां राज्य में गवर्नर को भी मिली हैं। अगर हम शुरू की 4 शक्तियां उठा लें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल, तो राज्य में भी गवर्नर को यही चारों शक्तियां मिली होती हैं। हालांकि ये नीचे की 3 शक्तियां नहीं होती क्योंकि मिलिट्री तो किसी राज्य की होती नहीं है, इमरजेंसी तो केंद्र के पास पावर है और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की भी जिम्मेवारी केंद्र की है। तो राज्य के पास ये 4 चीज़ें होती हैं और जिसमें हूबहू राष्ट्रपति जैसी ही पावर गवर्नर के पास भी होती है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी शर्त होती है। राष्ट्रपति कोई भी शक्ति अपने मन से यूज़ नहीं कर सकता। उसको अपनी हर शक्तियों यानी हर पावर के इस्तेमाल के लिए, अपने हर फैसले के लिए प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रिमंडल से सलाह लेना होता है। और जो हमारे संविधान का 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये बात एकदम स्पष्ट कर दी गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के और बाकी के मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इस 42nd अमेंडमेंट में गवर्नर पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी थी। वहाँ पे गवर्नर के पास अभी भी संवैधानिक रूप से ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो कि वो बिना मुख्यमंत्री या बाकी के मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ले सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, ऐसी जो पावर्स हैं गवर्नर के पास
उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। यहाँ दोस्तों डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब वो है ऐसी शक्तियाँ जो कि गवर्नर अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर सकता है, अपनी समझ-बूझ के अनुसार, और इन शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए उसको मुख्यमंत्री या फिर बाकी के मंत्रिमंडल से कोई भी सलाह या परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर्स में दोस्तों पहली आती है रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका अर्थ ये दोस्तों कि जब कोई भी बिल विधानसभा से, और अगर उस देश में उस राज्य में अगर विधान परिषद है, वहाँ से पास होकर आता है, तो उस गवर्नर के पास हाँ ना करने के अलावा एक शक्ति होती है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन, यानी प्रेसिडेंट उस पर अपने विचार रख सकते हैं, उनके लिए रिजर्व कर सकता है। और जब इस शक्ति का वो प्रयोग करता है तो उसको मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्रिमंडल से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है, ये वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है, इसमें उस पर कोई दबाव नहीं है। वो जब चाहे तब किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन यानी प्रेसिडेंट के विचार के लिए रख सकता है, और प्रेसिडेंट फिर जब अपना उसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो करके देंगे, फिर वो वापस दोनों विधानसभाओं में दे सकता है। उसके बाद जो दूसरी पावर होती है होता है रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। यानी कि दोस्तों अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो ये बिल्कुल, ये जो सुझाव है प्रेसिडेंट को गवर्नर अपने हिसाब से दे सकता है, इसमें उसके ऊपर कोई भी सलाह की आवश्यकता नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री की। और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आगे भी वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर कि ये कैसे लागू होता है, क्यों लागू होता है, कब लागू होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तीसरा डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास ये है कि अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी उसके राज्य के बगल में आता है तो वो उस केंद्र शासित राज्य का शासन अपने हिसाब से चला सकता है। हमें पता है कि हर केंद्र शासित राज्य के पास यानी कि यूनियन टेरिटरी के पास अपनी विधानसभा या अपना मुख्यमंत्री नहीं होता, तो उसकी जो जिम्मेवारी होती है वो पड़ोस राज्य वाले गवर्नर को दे दी जाती है सामान्य रूप से। तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो अपने हिसाब से चला सकता है और यहाँ पर उसको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी ये है दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यहाँ पे कुछ ज़िलों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। वहाँ के लोकल डिमांड्स को देखते हुए कुछ ज़िलों को एक तरह से कह देते हैं कुछ ऑटोनोमस बनाया गया है, यानी कि कुछ स्वतंत्रता दी गई है बाकी ज़िलों की अपेक्षा, जहाँ पे वो कुछ फैसले अपने आप ले सकते हैं और उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ऐसे ज़िलों को कितना अमाउंट वहाँ की राज्य की सरकार पे करे, यानी कि जैसे अगर असम का कोई ज़िला है जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंतर्गत आता है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, तो ये भी जो है वहाँ का गवर्नर बताएगा वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ का मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकता। तो ये सब शक्तियाँ हम देख रहे हैं कि इतनी सारी शक्तियाँ हैं गवर्नर के पास जो कि संवैधानिक रूप से उसे प्राप्त हैं, और उसमें इन शक्तियों का प्रयोग करते वक्त उसको मुख्यमंत्री या फिर बाकी मंत्रिमंडल की कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हमने राष्ट्रपति के केस में देखा था कि ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ले ले। तो क्या दोस्तों इससे ये साबित होता है कि गवर्नर राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोस्तों शक्तियों पे ज़रा गौर कीजिए। पहली जो शक्ति उसको मिल रही है रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी तो उसको प्रेसिडेंट के लिए ही मिल रही है, यानी कि जो बिल रिजर्व कर रहा है वो स्वयं वो प्रेसिडेंट के लिए कर रहा है, अपने लिए तो कर नहीं रहा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट में इम्पोज करने वाली शक्ति है सलाह देने वाली, उसमें भी वो प्रेसिडेंट्स का ही रूल इम्पोज होगा, कोई गवर्नर का तो रूल इम्पोज नहीं होगा। अगर गवर्नर उस समय अगर शासन करता भी है तो प्रेसिडेंट की तरफ से करेगा। तो और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होते हैं वे ही गवर्नर को उनका मतलब चयन करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी वो गवर्नर को हटा भी सकते हैं। हालांकि जब मैं उनकी अपनी मर्जी कह रहा हूँ तो इसमें प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रिमंडल की सलाह जरूर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर का खुद का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के ही ऊपर निर्भर है और उसकी शक्तियाँ भी ज़्यादातर राष्ट्रपति से ही ली जाती हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नर के पास हालांकि विवेकाधीन शक्तियां यानी अपने सोच समझ के हिसाब से करने वाली शक्तियां ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति से किसी भी मामले में ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ऐसे ही कई सारे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।